चलो, सो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर जो है हमने फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाती है डिफरेंट केसेस में, और उससे रिलेटेड जो है डिफरेंट केसेस में फोर्सेस जो अप्लाई होते हैं, देन वहाँ पे स्ट्रिंग अगर है मासेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, फिर उसको अपन फ्लोर के साथ कांटेक्ट में रख रहे हैं या फिर किसी वॉल के कांटेक्ट में रखा है, तो वो सारी केसेस में जो भी वहाँ पे कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं जो कंसीडरेबल है, तो उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और कल तक के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे थे या फिर आपको जो होमवर्क बोला था, सारे सॉल्व एग्जांपल्स एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 के सारे अनसॉल्व एग्जांपल, उस सारे एग्जांपल में जो भी कंडीशन थी, फिर वो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की हो या फिर किसी अननोन क्वांटिटी को कैलकुलेट करने की हो, दोनों भी केस में हमने कंडीशन वहां पे अप्लाई की थी कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में थी, इसका मतलब क्या था? यस, सिस्टम वाज इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ था? नेट फॉर जीरो। सिस्टम के ऊपर एक्ट होने वाले जो फोर्सेस थे उनकी नेट वैल्यू जीरो होती थी, और इसलिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम क्या करते थे? समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू जीरो, देन समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू जीरो, एंड इस तरह से इक्वेट करके फिर वहां पे इक्वेशन बैलेंस करके अगर अननोन कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है तो उस अननोन को अपन कैलकुलेट करते थे। अदरवाइज वहां पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की जो प्रोसेस थी उससे रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था, उसकी इतनी प्रैक्टिस कर ली कि आपको अभी कोई भी डायग्राम देंगे तो हमें मालूम है कि सबसे पहले बॉडी का वेट आएगा विच विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिस्टम या फिर जो भी बॉडी या फिर जो भी पार्टिकल है, जिस किसी भी पार्टिकल के साथ सरफेस के साथ अगर कांटेक्ट में है तो उस कांटेक्ट वाले पॉइंट पे सरफेस को परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन। एंड इन दोनों को छोड़ के अगर कोई अप्लाइड फोर्स है या फिर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अगर वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली एक्ट नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा? क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप में? कंपोनेंट्स उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एंड ये कंपोनेंट्स फाइंड करते टाइम एक ही रूल था कि जो एंगल दिया जाता है थीटा, उसका एडजेसेंट कंपोनेंट बनेगा कॉस थीटा एंड दूसरा जो कंपोनेंट रहेगा दैट विल बिकम साइन थीटा। साइन तो थीटा। आज के लेक्चर से जो है हम थोड़ी सी अलग कंसेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम या फिर जो भी फोर्सेस के टाइप्स हमने देखे थे वो पूरा पार्ट सिमिलर रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो है हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम में छोड़ के वो अगर मोशन में सेट होती है तो क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे कुछ तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? कम ऑन फास्ट। सोलर सिस्टम क्या है सिस्टम में? प्लैनेट्स। प्लैनेट सोलर सिस्टम की तरह दिख रहा है, ठीक है। क्या है लेकिन यस। उसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओके। और क्या है? रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं, बराबर। यानी कि ओवरऑल वन बाय वन अगर सारे पॉइंट्स आपने जो बोले उनको कलेक्ट करेंगे तो स्क्रीन पे जो दिख रहा है वहां पे है एक सिस्टम, एंड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बॉडीज, जो बॉडीज क्या कर रही है? मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है? तो स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिख रहा है उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये है सिस्टम ऑफ इंटरएक्टिंग बॉडीज। जो नंबर ऑफ बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही है, फिर वहां पे इंटरनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा या फिर एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी वजह से यहां पे क्या हो रहा है? इंटरैक्शन हो रहा है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, यानी आपको आइडिया आ गया होगा कि आज के लेक्चर में जो है हमारा डिस्कशन इस तरह से कुछ तो रिलेटेड, इससे रिलेटेड होने वाला है। मतलब आज के डिस्कशन में क्या होने वाला है? हमारे एक सिस्टम में नंबर ऑफ बॉडीज, और वो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होंगी, एंड उसके इंटरेक्शन का जो इंपैक्ट है, जो इफेक्ट है, उसकी वजह से मोशन प्रोड्यूस होगी। यानी यहाँ पे हम समेशन ऑफ फोर्सेस को जीरो कंसीडर किए बिना अगर उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है तो क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको और कुछ दिख रहा है ना? इतनी डेंजर डेंजर डायग्राम अपन कभी स्टडी नहीं करते, लेकिन गलती से आ गई यहाँ पे। क्या ये पंपिंग ऑफ हार्ट क्या है?
Heart. of heart. हमें तो बायोलॉजी मालूम नहीं है, जिनको मालूम है आई थिंक ये हर्ट होगा, बराबर। Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, हर्ट में क्या हो रहा है, स्क्रीन वाले को Pumping. हर्ट है, Pumping. Contraction. Relaxation. Contraction, relaxation. Systole, diastole. मतलब वहां पे हर्ट के अंदर कुछ तो पार्टिकल्स है, कुछ तो बॉडीज है जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रही है, कुछ अंदर जा रही, कुछ बाहर जा रही है ना। Yes. तो इसके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन होती नहीं है, अभी उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे सिमिलर एग्जांपल है, क्या हो रहा है यहाँ पे, यस व्हाट इज देयर, Structure of solar system. कुछ तो है जहां पे डिफरेंट बॉडीज है। मतलब देखो ओवरऑल तीनों भी डायग्राम में वही था, अलग अलग एप्लीकेशन में हम उसको बस देख रहे थे कि सिस्टम में जिसमें कुछ बॉडीज है और वो बॉडीज जो है इंटरेक्ट हो रही है एक दूसरे के साथ या फिर सराउंडिंग के साथ, एंड इसके इंटरेक्शन में जो है हर एक बॉडी का कोई ना कोई मोशन का पार्ट वहां पे इन्वॉल्व है। मतलब वहां पे बॉडी के कुछ इंटरनल एंड कुछ एक्सटर्नल, कुछ कॉन्टैक्ट एंड कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस इन्वॉल्व है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी यू विल सी अनदर एग्जांपल ऑफ सिस्टम। यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर है, कंटेनर में पहली केस में गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, देन क्या है यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, उसके बाद में सॉलिड होगा, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है। क्या लग रहा है तीनों के मॉलिक्यूल्स को देख के, नॉर्मल कंडीशन होती है कि Sir, गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन होते हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, मोशन परफॉर्म कर रहे हैं एक क्लोज कंटेनर में। लिक्विड के मॉलिक्यूल की कंडीशन देखेंगे तो कंपैरेटिवली उनकी मोशन थोड़ी सी नेग्लिजिबल है, लेकिन सॉलिड की केस में जो है मॉलिक्यूल्स हिलते नहीं है, जहां पे है वहीं पे होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, कोई बोल सकता है इसका रीजन। देखो कंटेनर तो सेम है, एक में गैस है, एक में लिक्विड है, एक में सॉलिड है, लेकिन तीनों भी केस में उनकी जो मोशन का एस्पेक्ट है वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है, ऐसा क्यों, क्यों हो रहा है ऐसे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कौन होता है Force. रिस्पॉन्सिबल, बोलो। Force. फोर्स, Intermolecular force. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस और डिफरेंट सब्सटेंस। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब भी इंटरैक्ट करता है तो उस इंटरैक्शन में जो फोर्स वहां पे इन्वॉल्व होता है उस फोर्स को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आप ये तीनों को कंपेयर करके देख सकते हो कि गैस के एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कुछ लेना देना नहीं, जहां पे मन किया जब मन किया मोकट सार का वो इधर उधर घूम रहा है। लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है हिल रहे डुल रहे लेकिन नेबरिंग मॉलिक्यूल को छोड़ नहीं रहे, एंड सॉलिड के मॉलिक्यूल जो है वो अपनी पोजीशन से हिल भी नहीं सकते, जहां पे रख दिया वहीं पे वो स्टेशनरी बैठ चुके हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे गैसेस की केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है दे आर नेग्लिजिबल, होते ही नहीं है, एंड है तो भी उनको कंसिडर नहीं किया जाता। लिक्विड की केस में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है लेकिन सॉलिड की तरह स्ट्रांग नहीं होता है, मतलब मॉलिक्यूल को कनेक्टेड तो रखता है लेकिन मॉलिक्यूल को मतलब एक जगह से हिलने नहीं देंगे, इतना वो स्ट्रांग नहीं होता है। लेकिन सॉलिड की केस में देखो इतना स्ट्रांग है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कि सॉलिड के दो मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं कर सकते। दैट्स वाई, इसीलिए सॉलिड अपनी खुद की शेप ओबे करता है, लिक्विड की केस में वो कंटेनर की शेप एक्वायर करता है, एंड गैसेस के मॉलिक्यूल को कुछ लेना देना ही नहीं, जहां पे डायरेक्शन मिली वहां पे वो क्या करते हैं, मोशन में सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, अगेन एक फोर्स होता है जिसको अपन बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इस फोर्स का इस टॉपिक में इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं है, हम उसको कंसिडर करेंगे बस एग्जाम्पल के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम इसका कोई भी कंसीडरेशन नहीं होगा। लेकिन जब अपन फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे तब सारा का सारा जो डिस्कशन रहेगा हमारा रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही रहेगा, ठीक है ना। वो अभी स्क्रीन के ऊपर कुछ तो दिख रहा है फिर से, क्या ये, व्हाट इज देयर ऑन स्क्रीन, Bomb. बॉम्ब, ग्रेनेड, क्या हो रहा है उसका, Blast. Blast हो रहा है. ब्लास्ट हो रहा है, मतलब एक्सप्लोड हो रहा है। और उसके एक्सप्लोजन में क्या होता है, ध्यान से देखो, धीरे धीरे एक्सप्लोड होते जा रहा है होते जा रहा है, एंड एकदम बम्बार्डमेंट होगी तो क्या होगा, उस Energy release. एनर्जी रिलीज होगी, छोड़ दो एनर्जी को बाद में देखेंगे एनर्जी कैसे रिलीज होगी, लेकिन जब इसका एक्चुअल में एक्सप्लोजन हो रहा है
तब के इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, तब के इंस्टेंट पे क्या हो रहा है कि उस बॉम्ब में जो सारे पार्टिकल्स थे, सारे जो पार्टिकल्स है, अब ये ग्रेनेड बनाया कैसे जाता है, तो कंडीशन देखो, इसको कोई प्रैक्टिकली अप्लाई करके बनाएगा नहीं, हाँ सुनने का और छोड़ देने का कुछ मतलब इसका खास नहीं है। अभी बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो गया ये बॉम्ब बनाने की प्रोसेस ग्रेनेड्स की, लेकिन जो एक्चुअल बेसिक मैकेनिज्म हुआ करता था ग्रेनेड का, उसमें कवरिंग थी, स्ट्रॉन्ग कवरिंग, और उस कवरिंग के अंदर जो है मेटेलिक नेल्स, एकदम मेटल की छोटे छोटे नेल्स की तरह पार्ट, एंड उसमें जो है क्या बोलते हैं, वो एक्सप्लोजिव मटेरियल रहता ना, दिवाली के पटाखे बनाते, दिवाली से दारू, ठीक है, तो उस तरह का मटेरियल, और उसमें ये नेल के पार्टिकल ऐसे मिक्स करके उसके अंदर रख देते थे, और उसके बाद इस तरह से आप देखेंगे कि आके उसको इग्नाइट करेंगे तो वो एक्सप्लोड होता है, एंड एक्सप्लोजन में, एक्सप्लोजन की वजह से जो छोटे छोटे नेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑल अराउंड सब डायरेक्शन में वो ट्रैवल करते, घूमने लगते, इधर उधर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हमें आगे बॉम्ब के एक्सप्लोजन रिलेटेड भी कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्कस करना है कि वहां पे ऐसा क्यों होता है, क्या होता है कि ये एक्सप्लोजन के टाइम सारे पार्टिकल जो है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में कैसे ट्रैवल करते हैं, फिर उससे रिलेटेड भी हमें यहाँ पे कुछ तो डिस्कशन करना है, ठीक है। तो अब तक जो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स देखे थे, इन सारे एग्जांपल्स में हमने बस यहाँ पे एक ही कंडीशन दी कि सिस्टम होगी। आज के लेक्चर में जो बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इसमें एक सिस्टम होगी, एंड इस सिस्टम में एक से ज्यादा नंबर ऑफ बॉडीज बोलो या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलो, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे। अब इंटरैक्ट करेंगे मतलब क्या करेंगे, मैंने आपको पिक्टोरिकली शो किया है। तो ये इंटरैक्शन होते टाइम वहां पे कई कंडीशन आएगी जहां पे इंटरनल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगे, जहां पे एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखेंगे कि ये गैस के मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल एंड सॉलिड के मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इनके इंटरैक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो इंटरनल फोर्स रहेगा या एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, क्या लगता है आपको? इंटरनल। इंटरनल, क्योंकि एक्सटर्नली आके उसके ऊपर फोर्स अप्लाई तो कर नहीं रहा है, इसका मतलब ये इंटरनल फोर्स रहेगा। अब ये बॉम्ब का होता है एक्सप्लोजन, तो ये एक्सप्लोड करने के लिए उसको ऐसे पकड़ के प्रेस करना पड़ता, फिर एक्सप्लोड होता है, ऐसे कुछ हो रहा है क्या? नो सर, नो सर। तो ये इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोड होता है या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से? इंटरनल। इंटरनल। इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोड होता है, ठीक है। तो जो बातें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड, या फिर जो डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं, जिसमें हमारा डिस्कशन रहने वाला है अबाउट सिस्टम। तो सिस्टम मतलब अब तक क्या समझ में आया आपको, बोलो? कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स और बॉडीज interacting with each other, इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, उसको बोला जाता है सिस्टम। जो सारे एग्जांपल्स देखो ऊपर थे, एक से ज्यादा पार्टिकल्स है, ज्यादा बॉडीज है, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं एज ए सिस्टम, ठीक है। तो आगे जो है आज के लेक्चर में एंड कल के लेक्चर में भी ये सिस्टम रिलेटेड हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम जो होती है उसमें डिफरेंट बॉडीज होती है एंड वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है, उसके ढेर सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है तो उस इंटरैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कभी कभी इंटरनल फोर्सेस होते हैं, कभी कभी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। अब ये इंटरनल फोर्स मतलब क्या, एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या, बेसिक आइडिया आपको आ गया है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कितना भारी इन्वायरमेंट है, क्या चल रहा है? एक्सटर्नल फोर्स है सर एक्सटर्नल फोर्स। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स तो है, इंटरनल भी है सर, हाँ इंटरनल भी है। इंटरनल भी है। एक्सलेंट, वेरी गुड, एक्सप्लेन कर सकते हो। एक्सटर्नल कहाँ पे है? विंड आ रही है जोर से, एकदम वादळ येते, झाडाला हलवून ठेवते है ना, लेकिन फिर भी उसकी जो क्या बोलेंगे हम, जे फांद्या वगैरे आहेत पाला त्याचा, तो वाऱ्यासोबत उडून जात नाहीये, ठीक है ना, वो जहां पे है वहीं पे है, तो उसको पकड़ के कौन रख रहा है? जैसे ये जो है विंड इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है, यस, इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस, उसके जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है वो क्या कर रहे हैं, हिलने नहीं दे रहे, थोड़े पर डिस्प्लेसमेंट हो भी रहे लेकिन फिर भी उसको डिस्प्लेस नहीं होने दे रहे। मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इंटरनल फोर्सेस भी है एंड एक्सटर्नल फोर्सेस भी है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
ईमानदार पुलिस, ट्रैफिक पुलिस है, इंडिया क्या नहीं है, तो कोई है तो सीरियसली मत लो, वो ट्रैफिक पुलिस है और बस को रोकने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल है, तो कौन से कहाँ से आ रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, यस नो, Yes, sir. Yes, sir. एक्सटर्नल No, है, sir. डिपेंड करेगा कि हम सिस्टम को क्या कंसीडर कर रहे हैं। मैंने अगर सिस्टम में सिर्फ ये यहाँ पे जो जेंटलमैन है, ठीक है, उनको जेंटलमैन बोलते हैं, कोई तो आदमी है, इनके बारे में अगर डिस्कशन चल रहा है तो वहां पे डेफिनेटली एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैंने इस बस को एंड इस आदमी को, इन दोनों को कंबाइनली एक सिस्टम कंसीडर किया है, तो इन दोनों के सिस्टम और कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है क्या, डिफरेंशिएट करो, थिंक अपॉन इट, इमेजिन करो प्रॉपर, कंसेप्चुअली क्लियर हो जाओ, हो रहा फिर एक्सटर्नल फोर्स है क्या, यस नो, अगेन आई विल रिपीट माय स्टेटमेंट कि जो आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रही है उसमें जो कुछ भी हो रहा है वहां पे एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है, और उससे रिलेटेड मैंने बोला कि वो डिपेंड करेगा कि हम सिस्टम किसको कंसीडर कर रहे हैं। सिर्फ उस आदमी को सिस्टम बोल रहे हैं तो वहां पे डेफिनेटली बस पुशिंग हिम, तो इसका मतलब वहां पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है। लेकिन बस एंड उसको खुद को, मतलब दोनों को मिला के एक सिस्टम कंसीडर करेंगे तो ये बस का खुद का इंटरनल फोर्स है, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हम कंसीडर नहीं करने वाले उस मोशन के लिए। समझ में आ रहा है ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. अभी यहाँ पे डेफिनेटली एक्सटर्नल फोर्स होती ही है, जैसे एयर रेजिस्टेंस होगा, फ्रिक्शन होगा, लेकिन उनकी कंडीशन है, अगर दी तो हम उसको कंसीडर करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे सिस्टम मोशन में है एंड इस मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल इनका इंटरनल जो है इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है। अगर आदमी बस के ऊपर नहीं बैठेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मतलब ये दोनों के बिटवीन जो इंटरेक्शन हो रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे सिस्टम के मोशन के लिए, ठीक है। चलो अनदर एग्जांपल, यहां पे क्या हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है या इंटरनल फोर्सेस है? स्वप्निल अगर बोला गया कंसीडर करो तब कंसीडर करना है, ठीक है ना। External. क्या हो रहा है ना, छोटी बिल्ली कैट चल रही है और उसके दिमाग में ऊपर के एप्पल आके गिर रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट कर रही है एप्पल को, या एप्पल किसी एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर से वजह से उसके ऊपर आके गिर रहा है? External force की वजह से. Apple गिर रहे हैं. वेरी गुड। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो Gravitational. आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, सिस्टम का इंटरनल फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, यही डिफरेंशिएट करना है। एक बार ये डिफरेंशिएशन हो गया, एफबीडी तो अपन पहले भी देख चुके हैं, उससे रिलेटेड आगे डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। तो ये आ गया एक्सटर्नल फोर्स। अभी यहाँ पे देखो एक कंडीशन है ना, कोई तो स्टैचू बनाया था और वो स्टैचू बनता कैसे है, तो उसमें कितने सारे पार्टिकल्स है, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट होते हैं, उसके इंटरेक्शन को अगर अगर अपन वहां पे चेंज करेंगे तो वहां पे स्टैचू की जो सिचुएशन है वो अपन चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब ये जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इनका इंटरेक्शन जो है हम इंटरनल फोर्स कैटेगराइज करेंगे या एक्सटर्नल फोर्स? Internal. Internal force. वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, एज्यूम करो कि ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग को यहाँ पे ऊपर से हमने फोर्स अप्लाई करके पुश किया, यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया एक्सटर्नली, इसके बाद स्प्रिंग जो है वो कॉम्प्रेस हो रही है, तो हमने तो फोर्स इस एंड पे अप्लाई किया था, तो यहाँ पे स्प्रिंग जब पुश की जा रही है तब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है, Inter. एक्सटर्नल फोर्स है, बराबर। लेकिन Yes, यहां से यहां तक अगर मोशन देखेंगे कि यहां पे जो पार्टिकल था ये यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो रहा है, देखो जब वो कॉम्प्रेस होगी तब यहां का पार्टिकल यहां से यहां तक आ रहा है, तो इसको लेके आने के लिए एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है या इंटरनल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है? internal force. Internal. समझ में आएगा? फिर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट किया गया फिर ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इस तरह से ट्रांसफर होता गया एंड तब जाके वो क्या हुआ, इंटरनल फोर्स बन गया, एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरनल फोर्स एक्ट होने की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो आगे जो है हमें थोड़ा डिस्कशन करना है अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, तो इससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनको देख लेते हैं कि अगर आपको इंटरनल फोर्स बोला जाएगा या फिर उसको आइडेंटिफाई करना है इंटरनल फोर्स को, तो वहां पे कंडीशन हमने देखी कि इंटरनल फोर्स जो है वो इंड्यूस्ड होगा और उसका रीजन क्या होगा कि एक्सर्टेड बाय पार्टिकल्स,
विद इन द सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंडीशन होगी, ठीक है। ये जो इंटरनल फोर्स रहेगा ये एक्सर्ट किया जाएगा पार्टिकल्स या फिर बॉडीज जो सिस्टम के अंदर इंटरेक्ट हो रही है उनकी वजह से, ठीक है ना। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि इंटरनल फोर्स जो है, इंटरनल फोर्स जो है ये रिजल्ट होता है, इंटरनल फोर्सेस रिजल्ट्स फ्रॉम इंटर एटॉमिक जो भी इंटरैक्शन होता है, इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन, मतलब वही जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से ये इंटरनल फोर्सेस एक्ट होंगे। जैसे स्प्रिंग की केस में हमने देखा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे उनके इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो है वो नीचे ट्रांसफर होते होते यहाँ तक एक्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटरनल फोर्स होता है एंड ये सिस्टम के अंदर ही होता है, सिस्टम के अंदर जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से ये ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। एंड वहां पे जो एक्सटर्नल फोर्स हम देखेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स कंपलसरी सिस्टम को छोड़ के दूसरी बॉडी होगी, सिस्टम को छोड़ के दूसरा पार्टिकल होगा, या फिर हम बोलेंगे कि सिस्टम को छोड़ के कोई तो एक्सटर्नल यहां पे एजेंसी आएगी और ये फोर्स वहां पे प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल सोर्स, कोई तो एक्सटर्नल सोर्स आएगा और फिर यहाँ पे जो है ये फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और एक एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है ना, क्या है यहाँ पे, क्या है स्क्रीन पे, चलो बोलो क्या हो रहा है स्क्रीन पे, वहां पे कौन कौन है, कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग। सर External दोनों भी, force and internal दोनों भी also. एक्ट हो रहे कोई एक्सटर्नल फोर्स है कि यहाँ पे, Yes, sir. Yes. हैं। कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स कहाँ पे, सर बॉल पे हो रहा सर, कैनन बॉल. नहीं नहीं अभी कैनन के अंदर बॉल है तो कैनन एंड कैनन बॉल जो है वो एक ही सिस्टम हो गई। तो यहाँ पे कोई भी, यस वैष्णवी करेक्ट है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं हो रहा है। कोई है क्या एक्सटर्नल फोर्स, जैसे यहाँ पे किसी को पुश किया जा रहा है, जैसे स्प्रिंग को मैंने बोला था ऊपर से प्रेस कर रहे हैं, है ना, या फिर जैसे ये एप्पल ऊपर से आके नीचे गिरता था, ऐसे कोई एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है क्या यहाँ पे, यस नो। नो सर. नो सर। क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर एक्सप्लोजन हो रहा है। एक्सप्लोजन में होगा क्या कि जो कैनन बॉल है वो फोर्स एक्ट होने की वजह से आगे के डायरेक्शन में जा रहा है एंड वो जा रहा है, उसकी रिएक्शन जो है, उसके रिएक्शन की वजह से जो कैनन है वो पीछे आ रहा है, मतलब ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रहे हैं एंड ये सिस्टम के इंटरेक्शन की वजह से, दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, सिर्फ इंटरनल फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। अनदर एग्जांपल, व्हाट इज देयर, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, External. अभी तो प्योर एक्सटर्नल फोर्स है ना, फुटबॉल को किक किया जा रहा है एंड इस किक करने की प्रोसेस में कौन से फुटबॉल प्लेयर हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन है वो किक करने के बाद वहां पे फुटबॉल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे फुटबॉल हमारा पार्टिकल है, फुटबॉल हमारी सिस्टम है, तो सिस्टम के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स। External. एक्सटर्नल। नाउ व्हाट इज देयर, यहाँ पे क्या है, इंटरनल या एक्सटर्नल है, External. हम्म, External and internal. तो both. एक्सटर्नल। दोनों भी है, वेरी गुड, कैन यू एक्सप्लेन इट, कैसे दोनों भी है, External by hand. वेरी गुड। देखो स्पॉन्ज है, उसको क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करके प्रेस किया जा रहा है, तो प्रेस करते टाइम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो गया, लेकिन जैसे उसको प्रेस करके छोड़ दिया तो क्या हो रहा है, वो स्पॉन्ज अपनी पोजीशन रीगेन कर रहा है, मतलब जो मॉलिक्यूल, देखो यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ पे आ रहा है प्रेस करने के बाद एंड छोड़ने के बाद अगेन यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ पे जा रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, इंटर एटॉमिक कुछ तो इंटरेक्शन कर रहा है एंड उसकी वजह से फोर्स रिमूव करने के बाद भी पार्टिकल अपने पोजीशन को रीगेन कर रहा है, मतलब यहाँ पे पहले एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हुआ एंड उसका रिजल्ट जो है यहाँ पे इंटरनल फोर्स में हमें समझ में आ गया, क्लियर। Yes sir. Yes. तो Yes. आज जो है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमें न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है टू द सिस्टम इन मोशन।
अभी न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था उसको तो इंट्रोड्यूस अपन पहले कर चुके हैं। अब उसको एक सिस्टम जो मोशन परफॉर्म कर रही है उसको अपन अप्लाई करके कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, याद है? बोलो, याद करो। फोर्स था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी F इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, एंड हम उसको सिंप्लीफाई करके लिखते थे F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। वेयर यहाँ पे dp का मतलब मोमेंटम है या चेंज इन मोमेंटम है? Change Change in in momentum. momentum. मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे m इज द Mass. Mass. एंड a इज द Acceleration. Acceleration. एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये न्यूटन का लॉ हमें अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इन जनरल हमने जो फॉर्मेट देखा है F इक्वल्स टू एम ए, अब तक हम क्या कंसीडर करते थे कि एक बॉडी उसको अगर एक्सेलेरेट किया तो कितना फोर्स होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम न्यूटन्स लॉ अगर हमें अप्लाई करना है तो कंसीडर क्या करना पड़ेगा, ये है इसका मास कंसीडर करना पड़ेगा m1। ये बॉडी गाड़ी, ये बॉडी है, ये गाड़ी है, गाड़ी का मास बनेगा m2। तो यहाँ पे ये जो छोटा बच्चा है, होशियार बच्चा, ये इस बच्चे को और इस गाड़ी को दोनों को पुश कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब मुझे बोलो ये बच्चे का एंड उसके गाड़ी का जो एक्सेलरेशन होगा इस केस में विल इट बी सेम और डिफरेंट? सेम सेम और डिफरेंट? सेम ही है ना, बच्चा गाड़ी के अंदर है मतलब एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा, वेलोसिटी सेम रहेगी, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। क्लियर? तो यस Yes, अब sir. अगर यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि जो गाड़ी है, यहाँ पे टॉय कार है, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा F1 वो रहेगा F2 इंटू ए, एंड उसमें जो बच्चा बैठा है उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा दैट विल बिकम M1 इंटू ए। क्लियर? अरे Yes. Yes, sir. अगर Clear. हमें इस सिस्टम के ऊपर एक्सर्ट किया गया नेट फोर्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फोर्सेस की सम करनी पड़ेगी, एंड इट विल बिकम F नेट इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम है तो यहाँ पे नेट फोर्स हमें मिलेगा दैट विल बी M1 प्लस M2 इंटू ए, या फिर यहाँ पे फिर से लिखता हूं F इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू ए। क्या समझ में आ गया इस एक्सप्लेनेशन से कि अगर वहां पे इंटरेक्ट होते टाइम बॉडी अगर एक नहीं है, सिंगल नहीं है, सिंगल की जगह पे वहां पे नंबर ऑफ बॉडीज है विच आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, तो उस केस में हर एक बॉडी का एक्सेलरेशन एंड उस बॉडी का मास उस बॉडी के ऊपर एक्सर्ट होने वाले फोर्स को कैलकुलेट करके देगा। जैसे यहाँ पे F1 इक्वल्स टू M1 इंटू ए था, F2 इज इक्वल्स टू M2 इंटू ए था, एंड जब भी हमें इस तरह से पूरे सिस्टम के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमें सारे फोर्सेस की क्या करनी पड़ेगी, सम करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसलिए हम क्या करेंगे, वहां पे वेक्टर सम करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम मिलता है दैट विल बी M1 प्लस M2 इंटू ए, वेयर ए इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। सेम एग्जांपल यहाँ पे भी देख रहे हो आप, क्या हो रहा है स्क्रीन पे, बोलो। देखो कितने हैं, 1 2 7 3 4, मुझे तो काउंट करने भी नहीं आ रहे, कितने लोग हैं? 7 7 है क्या? 9 है सर, Nine है sir. Nine. 9 है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड गाड़ी एक 13। एज्यूम करते कि 12 लोग हैं और उनकी एक गाड़ी है, तो इसका मतलब क्या होगा, हर एक के ऊपर फोर्स अगर एक्ट हो रहा है उसको अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, F1 बनेगा M1 इंटू ए, F2 बनेगा M2 इंटू ए, F3 बनेगा M3 इंटू ए, F4 बनेगा M4 इंटू ए, F5 बनेगा M5 इंटू ए। एज्यूम करो 5 ही, ज़्यादा दिख ही नहीं रहे, ठीक है ना, थोड़े से ज़्यादा ही हो गई है। तो इस तरह से इंडिविजुअल हर एक बॉडी के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा हम इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो बाइक एंड पूरे लोगों की जो सिस्टम है उनके ऊपर एक्ट होने वाला कंबाइंड फोर्स अगर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे फोर्सेस की
Addition. एडिशन 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 करनी पड़ेगी, सम करनी पड़ेगी। एंड इनकी सम करने के बाद अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन कॉमन है, विथ सेम एक्सेलरेशन पूरी सिस्टम मूव कर रही है, तो हम यहाँ पे मासेस की एडिशन करके यहाँ पे इनटू ए करेंगे, तो हमें ये नेट फोर्स मिलेगा। ठीक है ना। अभी सेम जो एग्जांपल यहाँ पे अपन दिख रहे हैं वो आगे जाके ब्लॉक्स, इंक्लाइन सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस तरह के क्वेश्चंस में कन्वर्ट होने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलर केस है ना, 3 बॉडीज है, एक गाड़ी में बॉडी, एक गाड़ी के ऊपर बॉडी, यानी गाड़ी की खुद की बॉडी, ऐसे 3 बॉडीज मोशन में जा रही है। तो यहाँ पे भी हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए वही सेम पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हमें किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्ट होने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करना है, तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, m इंटू ए, इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, वेयर m इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। m मतलब बनेगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम। क्लियर। Yes. मतलब सिंपल, वही न्यूटन का सेकंड लॉ ही है, कुछ भी अलग कंसेप्ट नहीं शुरू है। देखो एकदम सिंपल सिंपल तरीके से बस मैं न्यूटन के लॉज एंड लास्ट लेक्चर तक जो हमने एफबीडी पढ़े हैं दोनों को कंबाइन करना है मुझे, इसलिए मैं फिर से अलग से एकदम धीरे धीरे नंबर ऑफ एग्जांपल के साथ उनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर एक बॉडी होती तो एम ए करते, 2 बॉडी होती तो m1 a1 प्लस m2 a2 करते, लेकिन अगर बॉडी सेम एक्सेलरेशन से मूव हो रही है तो एक्सेलरेशन सबका कॉमन लेंगे और नेट फोर्स बनेगा m1 प्लस m2 इंटू ए। अगर n नंबर ऑफ मासेस है तो n नंबर ऑफ मासेस की वहां पे एडिशन करेंगे। मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी कंडीशन यहाँ पे हमने एज्यूम की है। ठीक है। अब इसके बाद में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा न्यू नहीं है, पहले पढ़ चुके हैं, उसके सिमिलर पॉइंट है, उसको इंट्रोड्यूस करना है जो रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम है, लेकिन उसको अपन थोड़ा सा स्पेशल केस में कंसीडर कर रहे हैं और इसको बोला जाता है एज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम है उसका कंजर्वेशन होता है, तो उसके कंजर्वेशन का लॉ हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है। यानी क्या होगा, देखो इस सिंपल लॉ है, पहले मैं लिख देता हूं, अगेन उसको बाद में अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेनेवर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन a system of interacting bodies is 0, then linear momentum of interacting bodies remains constant। ठीक है। देखो सिंपल सा स्टेटमेंट है, उसको रीड करो, उसकी मीनिंग क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है कि बोलो, कम ऑन फास्ट। अभी लीनियर मोमेंटम मतलब क्या है सबको मालूम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लीनियर मोमेंटम मतलब क्या होता है, याद है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई भी सिस्टम है एंड उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कितना एक्ट हो रहा है, 0। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट ही नहीं होगा तो उस केस में लीनियर मोमेंटम बॉडी का कभी चेंज नहीं होगा। इतना सिंपल से ये लॉ है। ठीक है। यानी कि सिंपल देखो कि नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज है और आपको बोला गया है कि उन सारे इंटरैक्टिंग बॉडीज का अगर नेट लीनियर मोमेंटम चाहिए तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बनेगा इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम की एडिशन। इस तरह से अगर n नंबर ऑफ बॉडीज है तो हम इनके इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम को अगर ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पे सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम मिलेगा, उनके एडिशन, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn। एंड अगर यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हम कंसीडर कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये एक्सटर्नल फोर्स होता है d/dt ऑफ P ऑफ सिस्टम। अब इसमें कुछ भी नई बात नहीं है, जो पहले अपन पढ़ चुके हैं वही है, ये सेकंड लॉ का एज इट इज स्टेटमेंट है, बट चेंज क्या है कि पूरे सिस्टम के लिए हम ये बात कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, हम मैथमेटिकली देख चुके हैं कि हमें अगर किसी का डेरिवेटिव लेना है
एंड वो अगर कांस्टेंट है, उसमें अगर वेरिएबल नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है? 0. 0. तो अगर यहाँ पे ये P ऑफ द सिस्टम, इसका डेरिवेटिव अगर 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए? Constant. कांस्टेंट होना Constant. चाहिए। ठीक है, वही ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इसको रीड करो, लर्न करो अभी के अभी। whenever external force acting on a system of interacting body is 0, then linear momentum of interacting bodies remains same. हो गया लर्न? Yes, sir. तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम ये ऑलवेज इक्वल्स टू फाइनल लीनियर मोमेंटम रहेगा। मतलब कुछ एक्सप्लोजन हो रहा है या फिर कोलिजन हो रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस हो रही है, और उस प्रोसेस में जो है सिस्टम के ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहे थे, सिस्टम मोशन परफॉर्म कर रही थी, तो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे, फेनोमेनन पे क्या होने वाला है कि जो इनिशियली मोमेंटम था एंड जो फाइनली मोमेंटम है, दोनों की वैल्यू ऑलवेज, हमेशा से क्या रहने वाली है? Equal. कब कब पॉसिबल है? External force 0 होगा. एक्सेलेंट, वेरी गुड। जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, ओनली तब। एक्सटर्नल फोर्स अगर वहां पे 0 नहीं है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि अगर हमें px1 px2 प्लस px3 इस तरह से अगर x एक्सिस के अलोंग बोलेंगे, वहां पे x एक्सिस के अलोंग एक्ट होने वाला फोर्स अगर 0 है, तो x के अलोंग जो लीनियर मोमेंटम है वो ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सेम स्टेटमेंट में y के लिए, सेम स्टेटमेंट में z के लिए भी लिख सकता हूं, और नहीं भी लिखेंगे तो आपको ये आइडिया क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी कंडीशन क्या होती है, देखो कि अगर बात हम कोलिजन की करेंगे, कोलिजन हमें अलग से एक फेनोमेनन पढ़ना है, तब तक के लिए बस एक कंडीशन एज्यूम करो। कोलिजन मतलब क्या होता है? कोलिजन मतलब होता है एब्रप्ट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडीज। दो बॉडीज या फिर दो से ज्यादा बॉडीज है, एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गई, तो उनके कोलिजन से क्या होता है? उनका मोमेंटम जो है वो एकदम एब्रप्टली चेंज होता है। उस इंसिडेंट को, उस एक्सीडेंट को, उस फेनोमेनन को कोलिजन बोला जाता है। ठीक है, कोलिजन को अपन अलग से पढ़ने वाले, यहाँ पे बस कोलिजन मतलब क्या होता है वो समझ में आ गया। तो यहाँ पे अपन एज्यूम करते हैं कि सपोज ये दो कोलाइडिंग बॉडीज है, और पहली वाली ये कोलाइडिंग बॉडी आ गई, इसके बाजू में ये दूसरी कोलाइडिंग बॉडी है। अब ये कोलाइडिंग बॉडीज का मास दिया है, इसका m1, इसका m2, एंड ये इनिशियली मूव कर रही है विद स्पीड u1, ये मूव कर रही है विद स्पीड u2। एंड अगर आपको बोला गया है कि u1 इज ग्रेटर देन u2, तो इसका मतलब ये रास्ते में जाके क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ होंगे, क्या कोलाइड होंगे? Yes, sir. Yes, sir. जब इनका कोलिजन होगा, एज्यूम करो वही दोनों स्पीयर है, इनका जब कोलिजन होगा, तब ये पहला वाला जो स्पीयर है, इसको अपन ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो ये ए क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, एंड इसके एक्शन को रिस्पॉन्ड करने के लिए ये दूसरा भी उसको क्या करेगा? रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, जिसको अपन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ही कंसीडर करने वाले हैं। एंड फिर ये कोलिजन के बाद में फिर से सेपरेट होंगे। एज्यूम करो वही स्पीयर है, इसका मास m1 है, लेकिन अब ये मूव कर रहा है विद स्पीड v1, एंड इसके साथ में ये दूसरा स्पीयर है जिसका मास है m2, और ये मूव कर रहा है विद स्पीड v2। क्लियर है? सिंपल एक कोलिजन की केस हमने देखी, दो बॉडी जा रही थी, रास्ते में एक दूसरे के साथ टक्कर खा गई, फिर सेपरेट होके मूव होने लगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने अभी पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू होता है m1 v1 प्लस m2 v2। गॉट इट? Yes, sir. मतलब वही है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, इसके प्रोडक्ट को अपन लीनियर मोमेंटम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कोलिजन होने से पहले दोनों बॉडी का लीनियर मोमेंटम ये हो गया, कोलिजन के बाद में दोनों का लीनियर मोमेंटम ये हो गया। तो कोलिजन के पहले एंड कोलिजन के बाद में जो लीनियर मोमेंटम है वो सेम रहेगा, क्योंकि इनके कोलिजन होते टाइम इस प्रोसेस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वहां पे एक्ट नहीं हो रहा था। क्लियर? 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 Yes, sir. Yes, sir.
चलो, तो अब यहाँ पे आगे इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। इसके एप्लीकेशन के लिए क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्या दिख रहा है बोलो? गन गन है, गन उसमें से बुलेट फायर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बुलेट फायर हो रही है फ्रॉम द गन। तो इस प्रोसेस में आप देख सकते हो कि इंटरनल फोर्सेस है या एक्सटर्नल फोर्सेस है? कौन से फोर्स इंटरनल है? इंटरनल इंटरनल फोर्स है। इंटरनल देखो, है। अब कंडीशन क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सप्लोजन के पहले की केस देखेंगे, बिफोर एक्सप्लोजन, तो उस केस में मुझे बोलो, गन जो थी वो रेस्ट में थी, तो गन की जो वेलोसिटी है उसको अगर मैं v कंसीडर करूंगा तो वो कितनी है? एक्सप्लोजन 0 से पहले, फायरिंग से पहले। देन जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी को अगर मैं u कंसीडर करूंगा तो वो भी कितनी है? 0 इसका मतलब कोलिजन की पहले इनका जो इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा वो कितना रहेगा? 0 0 रहेगा। क्लियर? लेकिन जब कोलिजन होता है, मतलब हम यहां पे कंसीडर करेंगे आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, तो यहां पे कोलिजन के बाद में सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो गन है इट इज मूविंग विथ पर्टिकुलर वेलोसिटी, जो गन है इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी u, एंड जो बुलेट है इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। अभी दोनों भी क्या है? नॉन जीरो है। तो अगर यहाँ पे फाइनल मोमेंटम अपन जिसको बोलेंगे आफ्टर कोलिजन, वो बनेगा m इंटू यू प्लस कैपिटल m इंटू कैपिटल v। समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? ये m इंटू यू प्लस m इंटू v। स्मॉल m का मतलब क्या है? बुलेट का मास। u का मतलब क्या है? बुलेट की वेलोसिटी। कैपिटल M मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख के मास देता ऑफ हूं। गन स्मॉल m मतलब मास ऑफ, बुलेट स्मॉल u मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट कैपिटल M मास ऑफ गन v। वेलोसिटी ऑफ लेकिन गन की जो वेलोसिटी होती है वो होती है पीछे के डायरेक्शन में, इसलिए इस वेलोसिटी को बोला जाता है एज ए रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोला जाता है? रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा, है क्या एक्सटर्नल फोर्स? नो नो तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम क्या रहेंगे? सेम सेम रहेंगे। यानी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू m इंटू यू प्लस कैपिटल M इंटू वी। तो इस तरह से मुझे अगर गन की रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वो कितनी बनेगी? माइनस ऑफ, बोलो, यहां से मुझे v चाहिए, कितनी बनेगी v? मास इनटू वेलोसिटी देखो प्लस mu इधर आके ये माइनस mu बना, ये कैपिटल M मल्टीप्लीकेशन में था, इधर जाके डिवीजन में जाएगा, तो ये v की वैल्यू मिल गई माइनस ऑफ m इंटू यू अपॉन कैपिटल M। और ये किसके लिए एक्सप्रेशन हो गया? क्या ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ, समझ में आ गया क्या कैसे आ सर गया दोनों भी फॉर्मूला? स्मॉल है में क्या? देखो स्मॉल m इंटू स्मॉल u अपॉन कैपिटल M। क्लियर? यस क्लियर क्लियर? यस सर। सेम फेनोमेनन यहां पे भी हो रहा है। देखो इसको फिर से आप देख सकते हो कि बुलेट फायर करने के बाद कैसे गन आके मतलब उसके शोल्डर को डैमेज कर रही है। और ऐसे क्यों हो रहा है? उसका रीजन ये है कि बुलेट फायर होती है, उस प्रोसेस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व ही नहीं है, और वहां पे सिर्फ इंटरनल फोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। इसलिए जितना मोमेंटम बुलेट फायर होने के बाद बुलेट के ऊपर इंपार्ट किया जाता है
उतना ही मोमेंटम गन के ऊपर भी एक्ट होता है एंड उसकी वजह से गन को पीछे आना पड़ता है। क्लियर? अभी ये तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका। अब उसमें कंडीशन क्या होगी, देखो जब हम बुलेट को फायर करेंगे तो गन की रिकॉइल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है वो तो हो गया, लेकिन अगर हमने गन से बुलेट को फायर किया, सामने था एक वुडन ब्लॉक और आपको बोला गया है कि वहां पे क्या हो गया, जो बुलेट है गेट्स एम्बेडेड इनटू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है आपको? स्टेशनरी लाकडाचा ठोकळा होता वुडन ब्लॉक, उसमें गन फायर कर दी बुलेट, और बुलेट क्या हो गई, उसके अंदर घुस गई, और बुलेट घुसने की वजह से जो ब्लॉक है वो बुलेट के साथ मूव होने लगा। ठीक है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो एक ब्लॉक है ये वुडन का, अभी उसके फायर हो गया और फायर करने के बाद बुलेट उसमें घुस गई, तो बुलेट के इस डायरेक्शन में बुलेट एंड ये वुडन ब्लॉक दोनों भी क्या होने लगे, मूव होने लगे। समझ में आ गया एप्लीकेशन? यस सर। यस तो सर। इस तरह की अगर केस हो रही है तो यहाँ पे अपन फिर से लिख सकते हैं कि बुलेट जब वुडन ब्लॉक में आ रही थी उसके पहले इनिशियल मोमेंटम, पहले अगर बुलेट के लिए देखेंगे तो बुलेट जब इस वुडन ब्लॉक में जा रही है, ये वुडन ब्लॉक है, इसका मास है सपोज कैपिटल एम, ये इनिशियली रेस्ट में था, लेकिन यहाँ पे जो बुलेट उसमें घुसने जा रही है जिसका मास स्मॉल एम है, वो रेस्ट में थोड़ी है, रेस्ट में रहेंगी तो घुसेगी नहीं। इसका मतलब बुलेट का इनिशियल मोमेंटम कितना रहेगा, एम इंटू यू रहेगा ना, जीरो नहीं रहेगा। वुडन ब्लॉक में घुसने से पहले अभी गन की कंडीशन चली गई, नहीं समझ में आ रहा है? समझा सर। उसके बाद में बोलो कि ये जो ब्लॉक था वो अगर रेस्ट में है तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना रहेगा, 0। तो ये बुलेट एंड ब्लॉक दोनों के सिस्टम का पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम बनेगा एम इंटू यू। क्लियर? क्लियर? Yes. यस नो? यस सर। लेकिन अब क्या हो गया, बुलेट आके इस वुडन ब्लॉक के अंदर घुस गई और यहाँ पे ये एम्बेडेड है, एम्बेडेड है मतलब फिक्स हो गई। तो उसके बाद में अगर ये दोनों v इतनी वेलोसिटी से ट्रैवल करने लगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में उसका जो मोमेंटम रहेगा उसको अपन बोलेंगे फाइनल मोमेंटम। तो ये फाइनल मोमेंटम कितना लेना पड़ेगा, ये पहले ब्लॉक का मास कैपिटल एम देन बुलेट का मास स्मॉल एम, इन दोनों की होगी एडिशन, तो ये बनेगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी। क्लियर? Yes. क्लियर? अगर यहाँ पे, अगर नहीं, मुझे बोलो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है क्या, इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स? बुलेट जाके वुडन ब्लॉक में घुस रही है तो बुलेट एंड वुडन ब्लॉक इनको छोड़ के कोई और वहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा है क्या? नो सर। नो सर। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स विल बिकम 0। एंड ये अगर जीरो हो गया तो इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम इक्वल सेम। होते हैं एंड इसके ऊपर से हम इन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्मॉल m इंटू स्मॉल u अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m. When bullet gets embedded in the wooden block, then their combined velocity is given by, बोलो क्या होगा, m इंटू यू अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m. है क्लियर फॉर्मूला? Yes, sir. यस नो? Yes, sir. यस सर। अगर इसके बाद में नेक्स्ट केस हो रही है जिसमें क्या हो रहा है कि वुडन ब्लॉक जो है वो थोड़ा सा थिन था और बुलेट की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा ही थी, तो उसकी वजह से बुलेट क्या करेगी, वो ब्लॉक था उसमें से घुस के बाहर निकल जाएगी। मतलब हम बोलेंगे कि व्हेन बुलेट गेट्स पेनिट्रेटेड फ्रॉम ब्लॉक, उस ब्लॉक में से आर पार इधर की उधर अगर बुलेट चली गई तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन ये होगी कि जो ब्लॉक है वो भी मोशन में सेट होगा लेकिन गन जो है वो ब्लॉक में से निकल के आगे निकल जाएगी।
तो ऊपर की जैसी केस है कि अगर हमें इनिशियल मोमेंटम की बात करनी है, इनिशियल मोमेंटम, तो ब्लॉक तो रेस्ट में होता है, सिर्फ वहां पे बुलेट मोशन में होती है, इसलिए इनिशियल मोमेंटम बनेगा m इंटू यू। ये ऊपर एक्सप्लेन की थी वही सेम केस है यहाँ पे। एंड जब अपन फाइनल मोमेंटम कंसीडर करेंगे, जब अपन फाइनल मोमेंटम कंसीडर करेंगे, तो व्हाइल कंसीडरिंग फाइनल मोमेंटम आपको यहां पे बोला गया है कि सपोज v इज द स्पीड ऑफ ब्लॉक when bullet comes out, एंड यहां पे v1 मतलब बोला है वेलोसिटी ऑफ बुलेट when it comes out। ठीक है, तो इसलिए यहां पे जो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रहेगा p फाइनल, वो बनेगा m इंटू वी प्लस स्मॉल m इंटू u1। समझ में आ रहा है कि कैसे लिखा मैंने एक्सप्रेशन? देखो, ब्लॉक भी मोशन में सेट हो गया तो उसका मोमेंटम mv, और बुलेट तो मोशन में ही है, उसका भी मोमेंटम mv, लेकिन बुलेट की वेलोसिटी को v1 बोला है इसलिए स्मॉल m के साथ v1, एंड ब्लॉक के वेलोसिटी को v बोला है इसलिए कैपिटल m के साथ कैपिटल v। तो यहाँ पे ये बन गया इनका फाइनल मोमेंटम। फिर से इस पर्टिकुलर केस में एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम कितना है? 0। दैट्स वाई अपन लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे इक्वल है टू द फाइनल मोमेंटम। एंड ये अगर इक्वल है तो मुझे अगर ब्लॉक की वेलोसिटी चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो m इंटू यू इक्वल्स टू बनेगा कैपिटल m इंटू वी प्लस m इंटू u1। अगर मुझे ब्लॉक की वेलोसिटी चाहिए तो मैं यहाँ पे कैपिटल m इंटू वी इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट u माइनस u1 ऐसे लिख सकता हूं। यानी फाइनली ब्लॉक की वेलोसिटी मुझे मिलेगी स्मॉल m इन ब्रैकेट u माइनस u1 अपॉन कैपिटल m। अब यहाँ पे मीनिंग बोलो, v मतलब क्या है? वेलोसिटी किसकी? ब्लॉक की। कब ब्लॉक की? जब बुलेट घुस के अंदर से बाहर निकल गई तब की। u मतलब क्या है? बोलो। u मतलब है वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर हिटिंग द ब्लॉक, ब्लॉक को हिट करने से पहले की वेलोसिटी। व्हाट इज u1? बोलते जाओ। एंड स्मॉल m एंड कैपिटल M तो मालूम है, स्मॉल m मतलब मास ऑफ द बुलेट एंड कैपिटल M मतलब, यस, कैपिटल M मतलब Mass of block. मास मास ऑफ ऑफ द ब्लॉक। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो भी अननोन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको आइडिया तो आ गया होगा कि आज की जो एसबीटी होने वाली है उस एसबीटी में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो किससे रिलेटेड रहने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, उससे रिलेटेड कुछ डेटा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ध्यान से देखो और एकदम उसके ऊपर थिंक करके मुझे बोलो। ग्रेनेड एक्सप्लोड हो रहे हैं। वेरी गुड, ग्रेनेड एक्सप्लोड हो गया। और ग्रेनेड के एक्सप्लोजन में क्या हुआ? ये ऐसे देखो, है ना, साउथ की मूवी, इसके बेस्ट एग्जांपल फिजिक्स के वहां पे देखो, जब तक एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है तब तक कार एंड आदमी दोनों रेस्ट में थे, एक्सप्लोजन हो गया दोनों भी मोशन में सेट हो गए। वही केस यहाँ पे है, एक्सप्लोजन से पहले ये बॉम्ब जो है रेस्ट में था, यानी एक्सप्लोजन हो रहा है तो ये एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्स की वजह से हो रहा है या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से? इंटरनल तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है इस एक्सप्लोजन में? 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब इन एक्सप्लोजन के पहले एंड एक्सप्लोजन के बाद में जो लीनियर मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा? इक्वल। वेरी गुड, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा, कंजर्व होगा। अब मुझे बोलो यहाँ पे एक्सप्लोजन से पहले अब का मोमेंटम कितना है? पटकन पकड़ के रखा है मैंने उसको।
ये जो बॉम्ब है उसमें सारे जो पार्टिकल्स है उनका लीनियर मोमेंटम अब कितना है? 0 0, क्योंकि Zero. ये मोशन में है ही नहीं। अब कितना बना? हो गया एक्सप्लोड। अब कितना बना? m MV m इंटू वी। लेकिन इतने m इंटू वी है, इतने सारे पार्टिकल्स है, हमें जितने दिए जाएंगे उनकी एडिशन करनी पड़ेगी। क्लियर है? और Yes, उसका sir. एकदम Yes, sir. थोड़ा सा स्टैंडर्ड केस हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि आदमी कार में बैठा था, भागने लगा, कार एक्सप्लोड होने वाली थी इसलिए, और एक्सप्लोजन से पहले दोनों रेस्ट में थे। ऐसे एज्यूम करेंगे एक्सप्लोजन के बाद में इसके हो गए दो पार्ट, एक आदमी और दूसरी कार, और दोनों भी मोशन में सेट हो गए। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग explosion of bomb, before explosion, जो इसका मोमेंटम रहेगा उसको अपन बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम। कितना रहेगा? 0, आपने ही बोला था। एंड आफ्टर एक्सप्लोजन, वहां पे अगर एज्यूम करेंगे कि बॉम्ब दो पार्ट में एक्सप्लोड हो गया, वैसे तो पार्ट नंबर ऑफ होते हैं, सारे अपन एज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन स्टैंडर्ड केस के लिए मैंने बोला है कि दो पार्ट में, एक का मास m1 है, वो जा रहा है विद स्पीड u1, दूसरे का मास m2 है, वो जा रहा है विद स्पीड u2। तो ये क्या बन गया उसका? Final moment. फाइनल मोमेंट। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम क्या रहेंगे? Equal. इक्वल यहाँ पे पी आई इक्वल्स टू पी एफ है, यानी हम लिख सकते हैं कि 0 इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2, यानी कि m1u1 बनेगा माइनस ऑफ m2 इंटू u2। यहाँ पे निगेटिव साइन आ गया, ये क्या प्रेडिक्ट कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन। Opposite. समझ में आ रहा है? दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है ना, एक इधर कार उधर, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि इनका जो मोशन का नेट मोमेंटम है वो इनको 0 मेंटेन रखना है। क्लियर? yes, Yes, sir. तो आज के लेक्चर में जो है हमने लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन कब होता है, कैसे होता है, उसके एप्लीकेशन स्पेशली रिलेटेड टू बुलेट एंड रिलेटेड टू एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब डिस्कस किए। ठीक है, तो आपको जो है मॉड्यूल में से कोई भी होमवर्क नहीं करना है, बस जो लेक्चर में पढ़ाया गया एंड कल का जो पेंडिंग वर्क है उसको आप प्रिपेयर करेंगे, एंड टुडे एसबीटी विल बी देयर बेस्ड ऑन जो आज पढ़ा था एंड कल के कंसेप्ट एप्लीकेशन में जो था, दोनों के मिक्स क्वेश्चन आज के एसबीटी में रहेंगे। ठीक है, सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन tomorrow's lecture।